था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की मेरी एक वीडियो आ चुकी है। और अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो 2 वीडियो इससे पहले टॉपिक की आ चुकी है, जिसमें संविधान सभा का हमने जिक्र किया था और लोकसभा राज्यसभा का हम जिक्र कर चुके थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। देखो, जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसमें 3 हाउसेज होते हैं, सॉरी 3 उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ से लिया गया है? कोई भी चीज़ कहाँ से ली गई? मैंने लास्ट जो क्वेश्चन वाली मेरी वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर कौन से में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलो उसकी हम बात बाद में करते हैं। अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है कौन से देश से हमने राष्ट्रपति का पद लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। संसदीय प्रणाली में 2 तरह के प्रमुख होते हैं, राज्यों का प्रमुख और शासन का प्रमुख। देखो, हमारे यहाँ पे जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। ठीक है, अब संसदीय प्रणाली में अगर 2 तरह के प्रमुख होते हैं तो हमारे यहाँ भी कितनी तरह के प्रमुख होंगे? 2 तरह के प्रमुख होंगे। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, अतः यहाँ भी 2 तरह के प्रधान है। कितनी तरह के प्रधान है? 2 तरह के प्रधान है। आप लोगों को पता है कि एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होता है। कई बार पूछा जाता है हमारा वास्तविक प्रधान कौन है, तो वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर भी पूछा जाता है कई बार, तो आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, मैं 3 आर्टिकल आपको याद करवा देती हूँ। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 74। 2, 3, 4, 5, 6, 7 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 52 बताएगा आपको कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया भारत का उपराष्ट्रपति, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति। और इसमें बताया गया आर्टिकल नंबर 74 में कि भारत में एक प्रधानमंत्री जो कि मंत्रियों का प्रधान होगा। ठीक है, चलो तीनों याद रहेंगे। 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति और 74 में प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? भारतीय संविधान के अनुसार 52 में अनुच्छेद नंबर, ये है आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अर्थात वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। देखो, राष्ट्रपति जो भी काम करता है, आप लोगों को पता होगा कि फाइनल साइन किसके चलते? राष्ट्रपति के चलते। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? हमेशा जो भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, कुछ उसकी होती है जो अपनी खुद की मर्जी से काम करता है, जैसे किसी को मृत्युदंड दिया है उसको वही आजीवन कारावास में चेंज करना, तो वो पावर्स अलग है। लेकिन बाकी अगर हम कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो जो भी वो काम करेगा वो सारे के सारे मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 53 में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। कोई भी आदमी राष्ट्रपति कब बनेगा? ठीक है, कोई भी आदमी राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखो आर्टिकल्स जो है रिलीवेंट वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है कि कंटेंट नहीं पूछ रहे, आजकल डायरेक्ट फैक्ट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल पूछ लेंगे कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 58 के अनुसार जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो एलिजिबल पर्सन माना जाएगा वो मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए।
ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था 18, 21, 25, 30 और 35, 4-5 एज मैंने बताई थी। 18 राइट टू वोट, 21 पंच सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए, 25 लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए, 30 राज्यसभा और विधान परिषद का इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद 35 जो है वो हमारी किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, हम जब ये पढ़ते हैं कि लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, तो इसका मतलब देखो लाभ का पद क्या होगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया ही नहीं है। तो यानी कि हर किसी ने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना ली, लेकिन ये बताया है कि कोई भी लाभ का पद कौन सा नहीं होगा। अगर मान लो प्रेसिडेंट है, ऑलरेडी प्रेसिडेंट है और फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, पीएम है या कोई भी मिनिस्टर है, यानी कि मिनिस्ट्री के किसी भी पद पर है, ठीक है, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है वो पहले ही प्रेसिडेंट है और दोबारा वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा, लेकिन हाँ, शपथ लेने से पहले उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखो लोकसभा का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी क्या थी, उसमें आयु थी हमारी 25 वर्ष, लेकिन एक दो चीज़ें उसमें अलग दी गई थी कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे राष्ट्रपति के लिए नहीं यूज़ की गई, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो कि फर्स्ट पोजीशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं किए। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि लोकसभा का सदस्य बनने की जितनी भी योग्यताएं होती है वो सारी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। बस एज हमारी डिफरेंट हो गई कि एज उसकी 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या आपको याद है कि आपने कभी जाके राष्ट्रपति के लिए वोट किया हो, या आपके घर वालों ने वोट किया हो, या आसपास कोई पड़ोसी वोट डालने गया हो, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। नहीं याद ना, क्यों याद नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, यानी कि चुनाव सीधा नहीं होता, ठीक है। कैसा इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कौन करवाएगा। तो जो मैं चीज़ें साथ साथ लिखती जा रही हूँ वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जो नोट्स है इनकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इनकी, ठीक है। पीपीटी तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और बाकी अगर आप चाहें पीडीएफ डाउनलोड करना तो लिंक में आपको मिल जाएगी। देखो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी वो ही करवाएगा जो बाकियों का करवाते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है। हरियाणा एसएससी में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 324 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं, उपराष्ट्रपति का भी जो होगा वो भी चुनाव आयोग ही करवाता है। तो ये किस में बताया गया, आर्टिकल नंबर 324 में। चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। भाई हमने वोट नहीं दी, दैट मीन्स वो हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे, देखो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ सदस्य नहीं, यहाँ पे कौन से, जो आप लोगों ने जिनको चुना हुआ है, ठीक है, यानी कि चुने हुए सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। जो भी होंगे लोकसभा में, जो भी होंगे राज्यसभा में। इलेक्टेड मेंबर की बात कहाँ से आ गई, इलेक्टेड मेंबर की बात यहाँ से आ गई कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मेंबर ऐसे थे जिनको नॉमिनेट किया था, जिनको मनोनीत किया था खुद राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो ये जो मेंबर है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी कि लोकसभा के 2 मेंबर और राज्यसभा के 12 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बाकी जितने भी सदस्य हैं रिमेनिंग वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। विधान परिषदों की
कोई भूमिका नहीं होती। देखो विधान परिषद, बाकी तो एक पूरा टॉपिक है, उसकी हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ स्टेट है जिनमें विधान परिषद है, ठीक है। वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं होती, और जिनमें होती है उनके मेंबर्स जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। बस इतना याद रखना अभी फिलहाल आप लोगों को। तो राज्यों में जो भी विधानसभा है, यानी कि जो भी हमारे MLA होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना विधानसभा, ठीक है, तो जो भी हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी कौन से? वेरी गुड, इलेक्टेड। अब आपको ये लगेगा कि मैम यहाँ तो सारे इलेक्टेड होते हैं, नहीं, हर एक जो विधानसभा होती है उसमें एक मेंबर होता है जो कि नॉमिनेटेड होता है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा हर एक विधानसभा का एक, वो नॉमिनेटेड होता है गवर्नर के थ्रू, और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। तो इस वजह से वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्शन में, ठीक है। दिल्ली और पांडिचेरी जो है हमारा, पुदुचेरी भी इसको बोलते, पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली और पुदुचेरी जो हमारे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें विधानसभाएं आप लोगों को पता होगा, तो उनकी विधानसभाएं भी भाग लेंगी किसमें? जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें। नेक्स्ट है हमारा, देखो हर एक जो, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ MLA हैं वो है 90, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर एक जो मेंबर होगा उसकी वोट वैल्यू अलग अलग कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो एक विधायक या जो मेंबर होगा जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी जो टोटल वोट वैल्यू है वो कैसे कंसिडर करेंगे? एक विधायक का मत मूल्य, एक बार फॉर्मूला देख लो, ठीक है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि उस स्टेट में जितने भी MLA हैं जो कि इलेक्टेड है, निर्वाचित है, ठीक है, चुने हुए हैं, वो राज्यों की कुल जनसंख्या को भाग देना है उस राज्य में जितने नंबर ऑफ MLA है उससे, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगेन डिवाइड करना है 1000 से। देखो इन्होंने क्या किया है कि मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यानी कि टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ MLA, जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करना है 1/1000, या फिर सॉरी उसको मल्टीप्लाई करना है 1/1000, या फिर उसको डिवाइड करना है 1000 से। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे हरियाणा की पॉपुलेशन है अभी फ़िलहाल 2,53,51,000, ठीक है, 462, लेकिन हम उसको लगभग में लेके चल लेते हैं 2,54,00,000, ठीक है। 9 3 4 5 2 3 4 10 लाख करोड़, ठीक है, 2,54,00,000। अब यहाँ पे मैंने बताया हरियाणा में जो नंबर ऑफ MLA है, ये हरियाणा की मैंने बात की क्योंकि ये वीडियो मेरी हरियाणा से ही आ रही है, ठीक है, रेवाड़ी से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ MLA कितने हैं? 90। अब इसको जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 1/1000 से, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 9 दूनी 18, ठीक है, 7 9 8 72 और 9 दूनी 18.22 समथिंग आएगा, ठीक है। यानी कि हमारे हरियाणा में एक जो विधायक का मत मूल्य होगा वो होगा 282, ठीक है। ये है हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ। अलग अलग जो स्टेट होंगे उसमें उनकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप जिस भी स्टेट से हो अपना कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? देखो ये सारी चीज़ मैंने अभी पिछले वाले में बताया है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, और साथ में ही मैंने बताया कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन्होंने क्या बताया है? कौन भाग नहीं लेता। जितने भी मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेंगे।
देखो, लोकसभा के मनोनीत सदस्य मैंने बताया था 2 मेंबर होंगे जो एंग्लो इंडियन होते हैं और जिनको नॉमिनेशन मिलता है किसके तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से। राज्यसभा में जो है कितने सदस्य होते हैं, 12, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं और जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, वो मैंने राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग मैंने बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये 12 और 2 14, 14 मेंबर तो हो गए हमारे संसद से। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य मैंने बताया कि हर एक विधानसभा में एक एक जो मेंबर है वो हमारा मनोनीत होता है, वो हमारा नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द्विसदनीय विधानसभाओं में विधान परिषदों के सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने बताया हर एक स्टेट में विधानसभा होती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जिसमें विधान परिषद भी, हर एक स्टेट में क्या है, विधानसभा होती है, लेकिन कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है। ठीक है, जहाँ विधान परिषद है, विधानसभा तो पहले ही है, तो उसको बोला जाता है द्विसदनीय। द्विसदनीय जहाँ है वहाँ पे विधान परिषद में चाहे वो मेंबर जितने भी हों, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो हमारे इलेक्टेड हो, यानी कि चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो मनोनीत हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी जो है, पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य, यानी कि जहाँ मनोनीत लिखा आ गया वो तो कहीं के भी नहीं भाग लेंगे। और जहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा, जहाँ पे द्विसदनीय प्रणाली है, वहाँ पे विधान परिषद का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हाँ, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए कुछ हमें ये जमानत राशि करवानी पड़ती है। ठीक है, इसको बोला जाता है जमानत राशि, सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, यानी कि आप जब इलेक्शन लड़ रहे हो तो उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसको जमानत के तौर पे आप डिपॉजिट करवाते हो। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितने रुपए जमा करवाए जाते हैं, तो 15,000 रुपये जमा करवाए जाते हैं। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा उसकी जमानत जब्त हो गई। ठीक है, यानी कि जब जमानत जब्त हो गई, यानी कि जब जमानत वापस मिलनी नहीं है, तो वो कहाँ डिपॉजिट होगी, वो होगी आरबीआई में। जब्त कौन करता है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। डिपॉजिट कहाँ होगी, आरबीआई में, चुनाव आयोग। अच्छा, जमानत जब्त कब होगी, जैसे मान लो टोटल वोट पड़े, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मान लो टोटल वोट पड़े 24। ठीक है, अब किसी मेंबर को अगर 1/6 वोट, यानी कि अगर 4 वोट भी नहीं मिले, सपोज करो किसी को मिले 3, तो 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, उन सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। जिनकी 4 या 4 से ऊपर है उनको भाई चाहे जीते या ना जीते, लेकिन उनको उनके अमाउंट वापस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या बताया है कि चुनाव आयोग में जो सुरक्षा जमा है या जो जमानत राशि है वो कितनी होगी, 15,000 रुपये। अगर वो जब्त की जाती है तो कहाँ जमा होगी, वो आरबीआई में। जब्त कौन करेगा, चुनाव आयोग। किस कंडीशन में करेगा, अगर कुल वोट का अगर 1/6 भी उसको नहीं मिल रहा है, जो मेंबर खड़ा हुआ है, तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब देखो, इतनी बड़ी चीज़ आपको याद नहीं रखनी। आप लोगों को क्या याद रखना, आप लोगों को पता है ना कि जो भी होंगे मेंबर्स वो सारे इलेक्टेड मेंबर आएंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से 50 आदमी ऐसे होने चाहिए जो कि राष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन लेके आए। ठीक है, और 50 आदमी ऐसे होने चाहिए जो कि उस नाम से एग्री हो, यानी कि अनुमोदन, 50 व्यक्ति तो ऐसे होने चाहिए जो उस नाम को प्रस्ताव लेके आए। ठीक है, और 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि उस नाम का अनुमोदन यानी कि एग्री हो। ठीक है, तो टोटल 100 मेंबर एक के फेवर में होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि मान लो जैसे इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए अभी फ़िलहाल हमारे, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, प्रणब मुखर्जी जिस टाइम आए थे उस टाइम 50 मेंबर तो थे उनके साथ।
ठीक है, सिर्फ अप्लाई करना है, तब तक की मैं बात बता रही हूँ। और 50 उसको फॉलो करने वाले थे, हाँ भी ये नाम ठीक है, हम इसके फेवर में हैं। अब ये जो 100 मेंबर आ गए ना, ये 100 मेंबर किसी और के नाम का ना प्रस्ताव लेके जा सकते और ना ही उसको अनुमोदन कर सकते, यानी कि ना तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते और ना उसको फॉलो कर सकते। ठीक है, ये 100 जो मेंबर है ये सिर्फ एक ही पर्सन के साथ रहेंगे। दूसरे को अगर हम लेके आ रहे हैं तो 100 मेंबर कोई और होंगे जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 50 जो व्यक्ति होंगे वो प्रस्ताव लेके आएंगे और 50 व्यक्ति जो होंगे वो उनका अनुमोदन करेंगे, तभी कोई व्यक्ति, क्योंकि सिर्फ 35 साल एज हो गई यही जरूरी नहीं है कि फिर आप बन गए राष्ट्रपति, या फिर आपने 15,000 रुपये जमा करवा दिया आप बन गए राष्ट्रपति। आपके साथ 100 मेंबर जो कि एमएलए या एमपी होंगे वो भी होने चाहिए आपके साथ। ठीक है, ये मैंने ऊपर बताया है। यदि कोई उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में कुल उम्मीदवार द्वारा जमा की गई राशि या वैध मतों का 1/6 भाग पाने में विफल रहता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त कर ली जाती है। यानी कि इन्होंने क्या बताया है कि जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई, कौन सी, ये 15,000, अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी नहीं मिला तो मैंने क्या बताया, जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग जो है, वो उस अमाउंट को जब्त कर लेगा और जब्त करके कहाँ पे भेज देगा, उस अमाउंट को भेज देगा वो आरबीआई में। ठीक है, नेक्स्ट है वेतन और भत्ते। देखो, राष्ट्रपति की जो सैलरी है पहले हमारी होती थी 1.5 लाख रुपए, 1 2 3 4, ठीक है, तो कितनी होती थी, 1.5 लाख रुपए। लेकिन अभी ये अमाउंट जो है बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख। तो आप लोगों को क्या देखना है कि वेतन और भत्ते में क्या है कि जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी राष्ट्रपति को, 5 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से टाइम पीरियड भी होता है इनका। ठीक है, राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए बनाए जाते हैं, 5 साल के लिए। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है या उसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। देखो, राष्ट्रपति जो है अगर अपने पद पर है तो 5 साल तक वो अपने पद पर रहेगा। ठीक है, 5 ईयर्स तक। लेकिन अगर राष्ट्रपति खुद चाह रहा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और इस्तीफा किसको देगा, कल भी ये क्वेश्चन आया था कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा, अभी आया ना, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, या फिर अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस केस में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग या इम्पीचमेंट क्या है उसकी हम आगे बात करेंगे, ये भी आगे हमारा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो महाभियोग द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है। इंडिया में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया में अभी तक कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं आया जिस पर महाभियोग लगा के उसको हटाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शपथ। देखो, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसको शपथ दिलवाने का काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। ठीक है, लेकिन अगर सीजेआई प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे जो भी एज्ड जज होगा, ठीक है, या तो फिर हमारा एक्सपीरियंस जज भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, जो भी एज्ड या एक्सपीरियंस जज जो होगा वो उसको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा। ठीक है, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। विधि का मतलब है कानून, यानी कि संविधान का भी संरक्षण करूंगा और जो कानून है हमारा उसका भी संरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। देखो, इतनी सारी चीज़ें याद रखने की बजाय आप इतना भी याद रख सकते हो कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान के प्रति श्रद्धा भाव की शपथ लेता है। ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं संविधान का पालन करूंगा और मैं संविधान का उल्लंघन नहीं करूंगा। इसी केस में तो अगर वो उल्लंघन करता है तभी तो इम्पीचमेंट, जो कि हमारा क्या था, महाभियोग, वो लगाया जा सकता है। अगर उल्लंघन नहीं किया तो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ की वो शपथ लेता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि कौन कौन उसको शपथ दिलवाएंगे।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अगर नहीं आया समझ में तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रमुख जज है वो उसको शपथ दिलवाएगा, या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जज द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई जाती है। तो कौन दिलवाएगा शपथ? शपथ दिलवाने का काम है या तो CJI, अगर CJI नहीं है अपने पद पर तो जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस जज होगा वो। अब जैसे मेरी क्लास में एक बच्चे ने पूछा मैम एक्सपीरियंस जज भी ना हो तो? एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या हुआ? जितने भी वहाँ प्रेजेंट है उनमें कोई तो एक्सपीरियंस्ड होगा ना, ठीक है। तो लास्ट जो भी होगा, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो सबसे ज़्यादा एज होगा, सारे एक एज के तो नहीं बैठे वहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसको इम्पीचमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, और महाभियोग भी बोला जाता है। एक बार तो, कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में किस किस को अपने पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? सर पता नहीं, ऊपर से यहाँ ऐसे क्यों पटक के रखते हो आप? ये पड़ोस वाली ये गुड़िया बोली बड़ी वाली, मम्मी आंटी ना अच्छा पढ़ाती है, आंटी ना टीचर बन सकती है। बोली आंटी टीचर ही है। ये लॉकडाउन चला हुआ है तब आंटी वहाँ नहीं जा रही सेंटर पे, नहीं तेरी आंटी टीचर ही है। फिर आई नहीं, हम कहाँ थे 2-3 दिन? चल रही है ना रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, काट के बस करूँगा। यहाँ तक थी? नहीं, इस पे नहीं पहुँची हो अभी, इम्पीचमेंट पे पहुँची। ये तो हाँ, करवा लिया ये। हाँ नेक्स्ट पे ये हाँ यहाँ पे हूँ, ठीक है, करो स्टार्ट। चलो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर है 61, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 71 में। एक और तरह लोकसभा इस चीज़ को लेके आई है, तो लोकसभा के कम से कम 1/4 सदस्य जो है उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर ये बात उठी है राज्यसभा से तो उसके भी 1/4 सदस्य, यानी कि और दोनों की बात नहीं की मैंने। अगर लोकसभा से बात उठी है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, राज्यसभा से बात उठी है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य। अच्छा, अगर लोकसभा ने बात उठाई तो ये भेजेगा कहाँ पे? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा ने बात उठाई तो ये भेजेगा कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति अपने आप को प्रूव करेगा तो वो खुद आएगा या अपने बिहाफ पे किसी वकील वगैरह से अपना पक्ष रखवाएगा, ठीक है। अगर वो उस चीज़ में प्रूव हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो जो सदन हुआ है, जो वेरीफाई कर रहे हैं, उसके 2/3 सदस्य सहमत हो जाए, उनके हस्ताक्षर हो जाए तो राष्ट्रपति का पद फिर खाली माना जाएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में जो भी वो काम कर रहा है वो सारे मान्य होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति पद से हट गए उसके बाद तो जो भी काम कर रहे हैं वो मान्य नहीं होंगे, लेकिन जब तक इनका महाभियोग का प्रोसीजर चल रहा है उस ड्यूरेशन में वो जो भी काम करेंगे सारे मान्य होंगे। लोकसभा भी बात उठा सकती है, राज्यसभा भी बात उठा सकती है। लोकसभा भी क्या बात उठाएगी कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया। राज्यसभा भी क्या बात उठाएगी कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। लोकसभा अगर उठा रही है तो राज्यसभा में भेजेगी, राज्यसभा अगर बात उठा रही है तो लोकसभा में भेजेगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। राष्ट्रपति 14 दिन बाद आएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अगर वो पक्ष रख रहे हैं अपना और उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं आता, वो अपना पक्ष सिद्ध कर पाते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद पर कंटिन्यू रहेंगे। और अगर वो अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो
उस सदन का 2/3 सदस्य एग्री होने के बाद उनका जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली माना जाएगा। मेरे हिसाब से शायद महाभियोग समझ में आ गया होगा। महाभियोग के द्वारा सिर्फ एक ही मेंबर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हटाया जा सकता है, और वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति। सिर्फ एक के लिए वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, एक के लिए यूज़ किया, महाभियोग जैसा ही पक्ष हो, जैसा ही तरीका अपनाया जाता है, ठीक है, लेकिन महाभियोग सिर्फ एक के लिए यूज़ हुआ है। आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो भी सदन उठाएगा इस बात को, उसके 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसी वजह से मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा सदन की कुल संख्या, उसी को एक्सप्लेन किया है। सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का प्रयोजन प्रकट किया हो, ठीक है। जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा तो दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा। इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। मैंने बताया, या तो राष्ट्रपति खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपना पक्ष रखेगा, या फिर अपने बिहाफ पे किसी और को, यानी कि जो कि विधि का ज्ञाता हो, उसको लेके आएगा। यदि जांच के बाद वह सदन सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और वह सदन इस संकल्प को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो ऐसा संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। मैंने बताया था, अगर लोकसभा बात उठा रही है तो उसके 1/4 सदस्य एग्री होने चाहिए। फिर वो राज्यसभा में भेजेंगे, राज्यसभा उसको राष्ट्रपति का पक्ष रखवाएगी और फिर राज्यसभा के 2/3 मेंबर एग्री होने चाहिए। तब उस दिन से फिर राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसका पद कौन संभाल रहा है अब? वेरी गुड। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद को कौन संभाल रहा है? उस पद को संभालेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं है, चाहे उसको महाभियोग द्वारा हटाया गया है, चाहे उसकी डेथ हो गई है, चाहे कोई और रीज़न है, ठीक है, चाहे उसने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। सपोज करो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, वो उस पद को संभालेंगे और फिर वो काम करेंगे किसकी तरह? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया की तरह। जब सपोज करो सीजीआई जो है वो काम कर रहा है ये राष्ट्रपति की तरह, तो उसको जो भी भत्ते मिलेंगे, जो भी सर्विसेज मिलेगी, अब वो उसको सीजीआई वाली नहीं मिलेंगी, अब उसको मिलेंगी राष्ट्रपति वाली, क्योंकि अब वो क्या है? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। इंडिया में देखो, एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं थे, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति का काम संभाला था, और वो जो एकमात्र जज है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये वरिष्ठतम जज तक तो बात नहीं पहुंची थी, लेकिन सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार राष्ट्रपति का पद संभाला था, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का काम संभाला, फिर उपराष्ट्रपति ने इलेक्शन लड़े राष्ट्रपति के लिए, तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पद संभाला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स होती है। कुछ पावर ऐसी होती है जो कि उसको मंत्री परिषद से सलाह लेकर और फिर करनी पड़ती है, और कुछ पावर ऐसी होती है जो कि वो खुद अपनी मर्जी से कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट पावर्स है, उसमें जो मेन है उनका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा। प्रशासनिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आगे एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूँगी। राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति, आपातकालीन शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और अन्य शक्तियाँ,
ठीक है, चलो प्रशासनिक शक्तियाँ। सबसे पहला क्या है हमारा, प्रशासनिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 77 में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट में जो भी कार्यपालिका के कामकाज होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 53 प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश की सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने का तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को ही ये पावर है कि जो भी हमारी हायर अथॉरिटी है उनको उनके पद पे नियुक्त करना राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, इसमें कहा गया है, मेन आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जो होगा ना, देखो भारत का प्रधानमंत्री वैसे आप लोगों को पता है जिसकी मेजॉरिटी आई है वो उसी में ही जो मेन लीडर होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिसके पास सबसे, जैसे अभी फिलहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो इनकी जो पार्टी है कौन सी है, बीजेपी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वैसे इनकी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा वोट आए। ठीक है, 303 वोट आए थे, 303 सॉरी इनके मेंबर आए थे। ठीक है, तो पार्टी किसकी बननी थी, बीजेपी की बननी थी। अब उसके बाद भी बात क्या हो गई कि उसमें भी जो मेन लीडर थे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन उनको बनाया किसने, हमारे राष्ट्रपति ने। ठीक है, और जो पूरा मंत्रिपरिषद, कौन सड़क परिवहन मंत्री बनेगा, कौन हमारा रक्षा मंत्री बनेगा, कौन हमारा ये आपका जैसे स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है राष्ट्रपति का। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बार, वैसे प्रधानमंत्री में भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी ये मंत्रिपरिषद है उसको बनाने का काम तो होता है राष्ट्रपति का, लेकिन नाम जो होते हैं वो सारे के सारे कौन देगा, प्रधानमंत्री। कि किसको सड़क व परिवहन मंत्री बनाना है ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा, लेकिन अनाउंस कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज़ तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है वो सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, चलो भारत का महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होगा उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, एजी जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, CAG, इसके कैग तो सुना होगा, कैग पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि हेड है और उसको कैग कहा गया है, वो जो है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे वो सारे जो चुने जाएंगे वो किसके थ्रू चुने जाएंगे, हमारे राष्ट्रपति के थ्रू। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, लेकिन फाइनल जो डिसीजन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, और उपराज्यपाल, कई जगह उपराज्यपाल होते हैं, कई जगह राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो जो भी होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह है, उनमें जो मेन हमारे होंगे वो सारे जो निर्वाचन उनका होगा वो कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जैसे जो हमारी ये सिविल सर्विसेज वगैरह जो होती है उनके जितने भी मेंबर्स होंगे, या फिर उनमें जो बन के आते हैं, आप लोगों को पता होगा जो IAS वगैरह होते हैं, तो उनको फाइनल कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो हमारे वित्त आयोग में जो भी मेंबर्स होंगे उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य, मतलब जो भी है उसमें, उन सभी को नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, SC ST के लिए जो हमारे अलग से जो विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी, यानी कि SC ST के लिए, और भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि जो
मतलब अलग से जिनकी लैंग्वेज है, जिनका कल्चर अलग से है, उसके लिए भी अलग से विशेष अधिकारी रखा जाता है। तो वो भी, उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति जी। तो ये मेन है हमारी सारी अपॉइंटमेंट, जो कि किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये राष्ट्रपति की पावर है, जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वहाँ पे वो सलाह ले लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है सैन्य शक्तियाँ। देखो सैन्य शक्तियों में क्या है कि जो हमारी 3 शक्तियाँ हैं ना, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ठीक है, तीनों जो शक्तियाँ हैं हमारी, तीनों सेनाएं जो हैं, उन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो कौन होगा? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, राजनयिक या कूटनैतिक शक्तियाँ, राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? अलग अलग देश में हमारे राजदूत होते हैं। ठीक है, तो वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, कल एक क्वेश्चन आया था कि किसकी सलाह के बिना या किसकी परमिशन के बिना जो धन विधेयक है वो हमारा पेश ही नहीं किया जा सकता संसद में। ठीक है, तो राष्ट्रपति की बिना सलाह के या राष्ट्रपति की बिना परमिशन के धन विधेयक संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता। तो वित्तीय शक्तियाँ में क्या है? धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, वह भारत की आकस्मिक निधि से, इमरजेंसी फंड जो हम रखते हैं, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। कई इमरजेंसी अमाउंट जो होती है हमारी, वो अगर देश में कुछ आपातकाल हुआ है, जैसे कहीं पे फ्लड आ गया है, कहीं पे जैसे सूखा हो गया है, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए या उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ अमाउंट फिक्स रखी जाती है। वहाँ से भी अगर कोई अमाउंट निकलवानी है तो राष्ट्रपति वहाँ से निकलवा सकते हैं। ठीक है, वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर और स्टेट है, सेंटर और स्टेट है। हर एक स्टेट को सेंटर से कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, आपको पता होगा। वो वहाँ के एरिया, पॉपुलेशन और सारी चीज़ों को देखते हुए उनका कुछ रहता है। ठीक है, तो वो जो भी पैसे मिलेंगे उनके लिए जो भी बंटवारा किया जाएगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा, और वो भी कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की? विधायी शक्तियाँ हम देखते हैं क्या क्या है। वह यहाँ बार बार किसके लिए यूज़ हुआ है? वह यानी कि हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना। ठीक है, सत्र आहूत करना यानी कि बैठक बुलाना, या फिर उनके लिए जो छुट्टी करनी है। जैसे क्या होता है, संसद में सत्र चलते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि संसद में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, तीनों सत्र और सत्रावसान यानी कि जो उसमें ऑफ जो रखना है, तो वो सारा डिसीजन कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और कौन से वाले उसमें लिखा है आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर 85 में। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। किस कंडीशन में? गतिरोध, यानी कि जब डेडलॉक क्रिएट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस इशू को शॉर्ट आउट करता है। और ये कब होता है? जैसे मान लो एक सदन ने कोई, जैसे लोकसभा ने कोई वो पारित कर दिया है। ठीक है, बिल पारित कर दिया है, राज्यसभा के पास भेजा, और राज्यसभा ने उसको अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास रख लिया है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट के लिए वापस भेजा और ना उस पर साइन करके दे रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो बिल तो हमारा अधिनियम तो नहीं बन पाया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, और ये लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 108 में। ठीक है, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र
तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति कौन कौन से सत्र में भाग लेता है जब भी इलेक्शन हुए। जैसे अभी फ़िलहाल हमारी 2019 में हमारी गवर्नमेंट आई थी वापस, ठीक है। उससे पहले 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उससे पहले 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जो भी जैसे भी आया है हमारा, ठीक है। तो जो चुनाव के बाद जो उनकी पहली बैठक होगी, जो हमारी पहली बैठक होगी, उसको संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और हर एक साल की जो पहली बैठक होगी उसको भी संबोधित कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। कई बार ये साल की प्रारंभिक बैठक की बजाय बोल देते हैं जो हमारा बजट सेशन होता है, क्योंकि साल के पहले उसमें ही सेशन में ही बजट सेशन की जो पहली बैठक होगी उसको संबोधित करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। और आर्टिकल नंबर 87 में लिखा हुआ है। ये सारे हमारे बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई एसएससी में आया है, कोई हमारा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके एग्जाम में आया है, ठीक है। कोई रेलवे में आया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते चलना, ठीक है। राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है जिनके पास, मैंने राज्यसभा में बताया था कि राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है। यानी कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट कितने लोग? 12। लेकिन हो सकता है कोई साहित्य से हो, सारी चीज़ें एक ही आदमी में नहीं होंगी। हो सकता है कोई साहित्य से हो सकता है कोई कला से हो, कोई विज्ञान से हो या कोई समाज सेवा से हो। जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया था तो किससे किया था? वो कला के क्षेत्र से। खेल भी देते हैं ऑप्शन में वो, ठीक है। खेल से नहीं हुए थे वो हुए थे कला से, और खेलना भी एक कला है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 131 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एंग्लो इंडियन 2 नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगर जितने भी मेंबर चुन के आए उनमें कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है तो। और कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? आपको पता है कि इंडिया में पहले अंग्रेजों का राज था। बहुत सारे अंग्रेज आए थे, लेकिन उनमें कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पे आके इंडियन वुमेन से शादी कर ली। तो यानी कि ऐसा कैंडिडेट जिसके या तो फादर या तो ग्रैंडफादर, वो इंग्लिश हो, अंग्रेज हो, और जिनकी मदर या तो ग्रैंड मदर वो इंडियन हो, ठीक है। तो उन लोगों को नॉमिनेशन मिलता है, ठीक है। और नॉमिनेशन कौन देता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। देखो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं जिनको अपनी मर्जी से वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जुडिशियल पावर कौन कौन सी है? क्षमा की, लघुकरण, परिहार, विराम या परविलंबन, ठीक है। जैसे क्षमा क्या है? मान लो किसी को जो है मृत्युदंड मिला हुआ है, किसी को कोई भी सज़ा मिली हुई है, ठीक है। किसी को कोई भी सज़ा मिली हुई है, उस सज़ा को माफ़ करना पूरे तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होता है? क्षमा, ठीक है। जो भी सज़ा मिली है, मान लो 10 साल की मिली है, 15 साल की मिली है, 5 साल की मिली है, उस सज़ा को पूरे तरीके से माफ़ कर देना। अब इस केस में क्या है? जो भी जिसको भी वो सज़ा मिली है वो सज़ा मुक्त, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि इसने कोई दोष ही नहीं, इसका कोई दोष ही नहीं था, बिल्कुल आम लोगों की तरह रहेगा वो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका लघुकरण। लघुकरण का मतलब आप लोगों को पता है कि चीज़ों को छोटा करना, ठीक है। मान लो किसी को मिला है मृत्युदंड, उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि हर केस में वो उसको बदले ही। या जैसे किसी को जो है कठोर कारावास मिला है, उस कारावास को साधारण कारावास में बदलना, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, साधारण कारावास में बदलना
ये राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है। उसकी मर्जी है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। परिहार क्या है कि भाई कठोर कारावास मिला था और कठोर कारावास ही है, कठोर से कठोर ही है। लेकिन सपोज करो पहले उस आदमी को मिला 10 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति ने दया की उस पे और 5 साल के लिए कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, परिहार, यानी कि जो चेंजमेंट है सिचुएशन में वो चेंजमेंट नहीं किया, बस टाइम पीरियड को कम कर दिया। नेक्स्ट है विराम। विराम का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आपको आराम दे दिया। जैसे सपोज करो कोई लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है वो, तो उस और उसको जो है मृत्युदंड मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसको बोल देंगे कि भाई इसको आजीवन कारावास में रहना है, ठीक है, ठीक है, आजीवन कारावास में रहना है। या मान लो कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको मिला था कठोर कारावास, उसको बदल देंगे किसमें बदल देंगे, साधारण कारावास में, साधारण कारावास में। तो ये भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिप्राइव। जैसे मान लो किसी को मिला है मृत्युदंड, ठीक है, पर विलंबन, रिप्राइव, ठीक है, मृत्युदंड मिला है, उस मृत्युदंड को माफ नहीं किया अभी, उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, उस मृत्युदंड को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि उसने क्या है, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई हुई थी, राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट की हुई थी कि मेरे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाए, या फिर मेरे को जो सज़ा मिली हुई उसको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति, उसने जो स्टेटमेंट अपनी लगाई थी, उसने जो क्षमा के लिए जिसके लिए भी अप्लाई किया हुआ था, उस पर जब निर्णय लेने का काम कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम में ये पर विलंबन होता है, यानी कि सज़ा हो सकता है उसकी कम हो जाए, जैसे फांसी है, हो सकता है फांसी उसके आजीवन कारावास में हो जाए चेंज, लेकिन ज़रूरी नहीं है, यानी कि कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति, वीटो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होता है, वीटो का मतलब होता है मैं असहमत हूँ या मैं मना करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हमें देखनी है कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। देखो, कोई भी हमारा जो बिल है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, दोनों कंडीशन में बाद में वो किसके पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर है क्या क्या, या तो वो हो सकता है उस पर साइन ना करे, ठीक है, उसको मना कर दे, ठीक है, या तो हो सकता है वो उस पर मतलब उस टाइम के लिए साइन ना करे, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे, ठीक है। दोबारा जब वो बिल जो है वो दोबारा जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। या तो हो सकता है ना तो मना करे, ना तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजे, लेकिन अनिश्चित काल तक अपने पास ही रखे, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। हमारे इंडिया में ये 3 ही पावर है राष्ट्रपति के पास। एक है आपकी आत्यंतिक वीटो, एक है निलंबकारी वीटो, एक है जेबी वीटो और एक है विशेषित वीटो, ठीक है। जो आत्यंतिक वीटो होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि राष्ट्रपति के पास बिल आया और राष्ट्रपति ने उसके लिए क्लियर मना कर दिया, ठीक है, वो क्या है, एब्सोल्यूट वीटो। और उसके बाद वो जो बिल होगा वो कभी भी हमारा ये नहीं बनेगा, ठीक है, लागू नहीं होगा वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है सस्पेंशन वीटो, यानी कि निलंबकारी वीटो। सस्पेंशन वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आया, ठीक है, राष्ट्रपति ने उसको मना नहीं किया लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज दिया। जब पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा, जब वो पुनर्विचार के बाद चाहे उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जब दोबारा राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा ही करेगा, और जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा,
कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति ने ना तो साइन किया, ठीक है, और ना ही क्या, ना तो साइन किया और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन अनंत काल तक अपने पास ही रखा। अनंत काल तक अपने पास रखा, ठीक है। वो कानून जो है, वो बिल जो है, सॉरी कानून तो बाद में बनेगा, अनंत काल तक अपने पास रखा, वो होता है पॉकेट वीटो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जो भारत का इतिहास भी अगर मैं कहूँ तो उसमें अब तक सिर्फ एक बार ही इसका यूज़ हुआ है पॉकेट वीटो का, ठीक है, जो कि यूज़ किया था किसने, ज्ञानी जेल सिंह ने। और ये कुछ हमारा डाक विभाग का कुछ था, ठीक है, जिस पे उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया। उसके बाद वो बिल कभी भी हमारे इसमें नहीं आया है, संसद में आया ही नहीं है। एक है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो क्या होती है कि जो विधायक है वो सारे ही अपना एक विशेष बहुमत बना लेते हैं और फिर उस वीटो को मना कर देते हैं, ठीक है, तो वो होता है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन अमेरिका में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। एब्सोल्यूट वीटो यानी कि डायरेक्ट ही मना कर देना, अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो वो कानून नहीं बनेगा। निलंबकारी जो वीटो है उसका मतलब क्या हुआ कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया, पुनर्विचार से जब वो चीज़ वापस आ गई, जब वो बिल वापस आ गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, और जब राष्ट्रपति साइन करेगा तो वो कानून बनेगा, ठीक है। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो क्या है कि अनंत काल तक अपने पास रख सकता है, अनंत काल तक अपने पास रख लिया, उस चीज़ को कभी वापस लेके ही नहीं आए। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं है कि किसी भी बिल पे साइन करने के लिए कितने दिन तक उसको टाइम दिया जाएगा। हाँ, एक ये होता है कि जो हमारा मनी बिल है वो राष्ट्रपति अपने पास अनंत काल तक नहीं रख सकता, ठीक है। मनी बिल के लिए ये वीटो आप इनके काम नहीं करेंगे, ठीक है। विशेषित वीटो जो है, जितने भी विधायक है वो अपना विशेष बहुमत लाके और फिर उसको मना कर सकते हैं, या ठीक है, क्योंकि वीटो का मतलब तो मना करना ही होता है। तो वो वाला केस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अमेरिका के संविधान में ये है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स जो है राष्ट्रपति की, लास्ट जो हमारे हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे, हर एक एग्ज़ाम में इन तीनों से पूछा गया था, ठीक है, और डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 352 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नेशनल इमरजेंसी को कौन सा आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ये है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात ये है राष्ट्रपति शासन, और ये है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। देखो आपको फ़िलहाल इतना याद रखना है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 352। किस किस कंडीशन में हो सकता है, या तो युद्ध हो देश के साथ, ठीक है, या तो बाहरी आक्रमण हो, देश पे किसी ने किया है, या तो आंतरिक अशांति हो। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उन लोगों को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आंतरिक अशांति हो, आंतरिक अशांति जो वर्ड है वो बाद में सशस्त्र विद्रोह एक अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद ये, क्योंकि एक बार इसका मिसयूज़ किया गया था आंतरिक अशांति का, और उसके बाद जो है सशस्त्र विद्रोह में हमारा ये चेंज हो गया। तो आर्टिकल नंबर जो 352 है वो राष्ट्रीय आपात कब लगेगा आपका, या तो युद्ध हुआ, या तो भारत किसी पे युद्ध कर रहा हो, या तो बाहरी आक्रमण हुआ हो, या तो आंतरिक अशांति जो कि बाद में चेंज होके हो गया था सशस्त्र विद्रोह, उस कंडीशन में हमारा यूज़ होगा। और अब तक सिर्फ 3 बार ये लागू हुआ है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लागू हो चुका है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। देखो प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, हर एक एरिया में तो राष्ट्रपति जाके चेक नहीं कर सकता कि वहाँ का जो हमारी विधानसभा है सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन आप लोगों को पता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, या जो 2-3 यूटी है जिनकी खुद की विधानसभा है वहाँ पे, इन जगहों पे लागू होता है, ठीक है। जहाँ पे जो वहाँ की विधानसभा है या तो वो भंग हो गई हो, ठीक है, जैसे मान लो मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा की विधानसभा अगर भंग हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और कब तक लागू होगा, जब तक कि इलेक्शन नहीं होते हैं,
ठीक है। या तो हरियाणा, मान लो वो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट जो वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति उसको भंग कर देगा और फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा है आर्टिकल हमारा 356। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी जो आपातकालीन शक्ति है जो अब तक सबसे ज़्यादा बार लगी, यानी कि कौन सी इमरजेंसी पावर जो सबसे ज़्यादा बार इंडिया में लागू हुई है। तो आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट में लगा ही रहता है, ठीक है। मोर देन 100 टाइम्स ये लागू हो चुका है। सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था, ये याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था। फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया की हिस्ट्री में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू ही नहीं हुई। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात जो है, कौन सा आर्टिकल है जो वित्तीय आपात को दर्शाता है। तो आर्टिकल नंबर 360। कौन सा आपातकाल है जो अब तक लगा ही नहीं है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी कि वित्तीय आपात है जो कि इंडिया में लगा ही नहीं है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है इसको रिप्रेजेंट करता है, 360, ठीक है। कौन सी इमरजेंसी पावर है जो कि सबसे कम यूज़ हुई है, भाई ये तो यूज़ ही नहीं हुई है, ये सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुई है, ये 3 बार यूज़ हुई है, तो सबसे कम कौन सी हुई है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखो अगर कुछ चीज़ें हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति उनमें क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है वो हम देखते हैं। जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। मान लो लोकसभा चल रही है, राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है। या राज्यसभा की बैठक है, लोकसभा उस टाइम सत्र में नहीं है, तो अध्यादेश जारी करके बुलावा दे सकता है, ठीक है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, ठीक है। सबसे पहले तो अध्यादेश जारी किस कंडीशन में होगा, जिस टाइम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगी हुई तभी अध्यादेश जारी होगा। इमरजेंसी किस कंडीशन में, यानी कि कोई ऐसा इशू हमारे सामने क्रिएट होके आ गया जिस पे राष्ट्रपति को एक्शन लेना होगा, लेकिन क्योंकि संसद की दोनों सदन जो है अभी फ़िलहाल वो सत्र में नहीं है, तो इस वजह से अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। तो उसका भी काम वही होगा, उसका प्रभाव भी उतना ही रहेगा जितना जो नॉर्मल हमारे जो अधिनियम जो पारित होते हैं उनका रहता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी ऐसा अध्यादेश जारी नहीं होगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, उसके लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाता, ठीक है। अध्यादेश का जीवन काल सदन की बैठक से 6 सप्ताह तक रहता है, यानी कि 6 सप्ताह में उसका या तो रिजल्ट आ जाएगा या फिर अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर वो कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। 6 सप्ताह तक रहता है। अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, भाई उस टाइम तक जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन संशोधन नहीं होगा। अध्यादेश के द्वारा जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसके लिए कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें राष्ट्रपति की पूरी लिस्ट वो मैं लेके आऊँगी, और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपने अगर ये वीडियो देख ली तो उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप लोग करोगे, और बाकी जो क्वेश्चन बाहर से होंगे वो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।